गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। हम डिस्कस कर रहे थे ड्रग्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर में यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक वीडियो इससे रिलेटेड आ चुका है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो देखिए पहले। तो इसमें हमने पहले उस फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने कोलर्जेनिक ड्रग्स एंड एंटी कोलर्जेनिक ड्रग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने ये पढ़ाने से पहले कोलर्जेनिक एंड एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स के बारे में बताने से पहले क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि अगर एग्जाम में कोई भी ड्रग आए तो उसको लिखने का एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। तो कोई भी ड्रग आए उसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, कोई भी ड्रग आए तो सबसे पहले उस ड्रग की डेफिनेशन लिखोगे। उस ड्रग की डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखोगे, या तो कोई कैटेगरी दी गई है या उसमें कोई क्लासिफिकेशन है तो उस क्लासिफिकेशन को लिखोगे, या फिर डायरेक्ट आप एग्जांपल्स लिखोगे उस ड्रग के। क्लासिफिकेशन आप नोटबुक है, आपकी फार्मा की जो नोटबुक है उसके स्टार्टिंग में ये लिख लीजिए, जो याद रहेगा आपको। या फिर क्या लिखोगे, एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फ्लो चार्ट के रूप में ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको लिखना है, यानी ड्रग किस तरह से काम करती है। देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को छोटा करके लिख सकते हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बड़ा करके लिखना है। मैं आपको मोस्टली सभी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बड़ा वाला लिखवाऊंगी। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने उसी हिसाब से उसको छोटा या बड़ा लिख सकते हो। आप ये पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना किस क्वेश्चन में कितना लिखना होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में इंडिकेशन लिख सकते हो। इंडिकेशन या हम क्या बोल सकते हैं, यूजेज क्या है इसका, वो लिख सकते हो। किसी भी ड्रग का क्या यूज है। फिर रूट्स एंड डोज, डोज एंड रूट क्या है ड्रग का। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किसी भी ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखोगे। सेवंथ पॉइंट आप लिखोगे साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। वैसे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट अलग अलग होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आपको अलग अलग लिखना है। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या हो रही है तो वो एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो हर ड्रग का, ऐसी कोई भी ड्रग नहीं बनी है आज तक जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर ड्रग का साइड इफेक्ट तो होगा ही। साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट, आप एडवर्स इफेक्ट। एड पॉइंट क्या आएगा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ड्रग को देने के लिए नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिखनी है आपको। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, डेफिनेशन तो आप ड्रग का उस हिसाब से लिखोगे, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। क्लासिफिकेशन और एग्जांपल भी सबके अलग अलग होंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सबका अलग अलग, ड्रग का अलग काम करने का तरीका अलग होता है। इंडिकेशन, इंडिकेशन में भी जैसे किस ड्रग का क्या क्या इंडिकेशन है, उसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं होते हैं कि हम सारे ड्रग में वो फिक्स पॉइंट लिख दें, नहीं। इंडिकेशन आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। ये 4 पॉइंट तो आपको स्पेसिफिक ड्रग के लिए याद रखने ही पड़ेंगे। रूट एंड डोज, रूट एंड डोज में आप एक ड्रग, एक या 2 ड्रग के डोज लिख दो। और रूट क्या लिखोगे, रूट अगर किसी में आपको कुछ भी रूट ना आए ना, कि पता नहीं हो कि इस ड्रग को किस रूट से देना है, तो ओरल आईवी आप लिख सकते हो। इमरजेंसी में आप आईवी रूट से दोगे, और क्रोनिक डिजीज है तो उसमें ओरल रूट प्रीफर करोगे। ये 2 रूट आप लिख सकते हो मेनली सभी ड्रग में मोस्टली। और रूट एंड डोज हो गया। फिर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस किस में उसे मना करेंगे, हम ड्रग को नहीं देना है, तो जो इंडिकेशन के हिसाब से आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख सकते हो। इंडिकेशन का थोड़ा अपोजिट होगा तो उसमें लिख सकते हो।
और कॉन्ट्राइंडिकेशन में आप जैसे 2-3 पॉइंट अपने आप ऐड कर सकते हो कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन की कंडीशन में अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, और किसी ड्रग से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग, तो उसमें भी हम नहीं देंगे। ये 2-3 पॉइंट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कॉन्ट्राइंडिकेशन में। फिर है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। नोजिया वोमिटिंग मोस्टली में साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते, उसमें मत लिख देना ओंडेनसेट्रोन। गैस्ट्रिक वाली में लगभग में ये नहीं लिख देना साइड इफेक्ट में कि नोजिया वोमिटिंग, वो नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए यूज की जाती है ओंडेनसेट्रोन वगैरह, उसमें ये नहीं लिख देना। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ड्रग का कोई भी, सबसे पहले आप क्या करोगे, डॉक्टर का जो रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन है वो चेक करोगे, असेस करोगे वाइटल साइन, ये सब आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हो। ये 8 पॉइंट आपको किसी भी ड्रग में लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या है? एड्रेनर्जिक ड्रग्स को और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सिम्पेथोमायोमेट्रिक। कोलर्जेनिक ड्रग्स को हमने क्या बोला था? पैरासिम्पेथोमायोमेट्रिक अगोनिस्ट, क्योंकि वो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को? सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स। सिम्पेथोमायोमेट्रिक मतलब इसमें क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा। तो सिम्पेथोमायोमेट्रिक्स आर एजेंट दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये किसके एक्शन को मिमिक करेगा? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी तरह काम करेगा। बाय स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट करेगा। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन से है? अल्फा बीटा डोपामिन रिसेप्टर। ये कौन से है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। हमने उसमें क्या देखा था, कोलर्जेनिक वाले में, आप याद करो, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ोगे ना दोनों को तो अच्छे से याद रहेगा। तो उसमें देखना कि आप कौन सा रिसेप्टर था, कौन कौन से, उसमें हमने म्यूस्केरियन रिसेप्टर बताया था, निकोटिनिक रिसेप्टर बताया था, तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है आपको। प्रोड्यूसिंग इफेक्ट सिमिलर टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये किसकी तरह इफेक्ट डालता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट किस कंडीशन में कर रहा था, और ये फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में करेगा। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल क्या है? इनका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्ट एक्टिंग अगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स एक्टिंग अगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग में क्या आएगा? फिनाइल एपिहेरिन, साल्बुटामोल, टर्ब्यूटालिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन, ये डायरेक्ट एक्टिंग अगोनिस्ट है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में एम्फेटामाइन है, मिक्स एक्टिंग में एपिहेड्रिन एंड सूडो एपिहेड्रिन, ये मिक्स एक्टिंग अगोनिस्ट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एड्रेनर्जिक ड्रग्स का? एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमने दी तो क्या करेगी? स्टिमुलेट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कौन से? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 डोपामिनिक रिसेप्टर है, उनको एक्टिवेट करेगी। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी तो क्या करेगी? अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करने से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, जो ब्लड वेसल्स है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर हाई होगा और प्यूपिल्स का डायलिटेशन होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर है, ये क्या करेगी? डिक्रीज करेगी सिंपैथेटिक आउटपुट। सिंपैथेटिक आउटपुट है उसको डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। ये अलग अलग इफेक्ट है, अलग अलग रिसेप्टर के स्टिमुलेट होने की वजह से अलग अलग इफेक्ट आएगा। बीटा 1 रिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंको डायलेटेशन करेगा, यूटेराइन रिलैक्सेशन करेगा एंड वेसो डायलेटेशन करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होगा तो। नेक्स्ट है डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो रीनल की वेसो डायलेटेशन बढ़ेगा, जो रीनल में ब्लड वेसल्स है उनका वेसो डायलेटेशन होगा, जिसकी वजह से रीनल परफ्यूजन भी बढ़ेगा। एड्रेनर्जिक ड्रग्स का इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन में इमरजेंसी यूज में क्या किसमें करेंगे? एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस की कंडीशन में एड्रेनलिन यूज करेंगे। कार्डियक अरेस्ट, शोक की कंडीशन में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन का यूज करते हैं। शोक की कंडीशन में कोई कार्डियक इमरजेंसी आ गई जैसे कार्डियक अरेस्ट में हम इनका यूज करेंगे।
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में किसका यूज करेंगे? अस्थमा में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, उसमें साल्बुटामोल, टर्ब्यूटालिन का हम यूज करते हैं, नेबुलाइजर के रूप में साल्बुटामोल का हम यूज करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में भी इनका यूज करेंगे। साल्बुटामोल कौन सी थी? इनडायरेक्ट एक्टिंग थी ना। नेजल एंड ऑप्थेल्मिक में नेजल कंजेशन हो गया है, नेजल कंजेशन में फिनाइल एपिएरिन का यूज करेंगे। मिडियासिस ऑफ आई एग्जामिन, आई एग्जाम अगर प्यूपिल को डायलेट करना है, आई को एग्जामिन कर रहा है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो आई एग्जामिन कर रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? वेसोडाइलेटर, सॉरी प्यूपिल को डायलेट करने वाली जो भी ड्रग्स है, प्यूपिल डायलेटरी ड्रग्स है, उनका हम यूज करते हैं। तो ये प्यूपिल को डायलेट करेगी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो इनका हम यूज किसमें करते हैं? किसके रूप में करते हैं? माइड्रियासिस में, आई एग्जामिन में करेंगे। फिनाइल एपिएरिन का यूज करते हैं, आई ड्रॉप्स आती है फिनाइल एपिएरिन की। कैटरेक्ट की सर्जरी में भी इसका यूज किया जाता है फिनाइल एपिएरिन का। जब कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है तो उससे पहले इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग में जैसे प्रीमेच्योर लेबर में इसका यूज करते हैं। जो प्रीमेच्योर लेबर में ये क्या करती है? यूटेराइन को रिलैक्स करने का काम करती है। हाइपोटेंशन एंड सेप्टिक शॉक में इसका यूज करते हैं। नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनका शॉक में भी हम यूज करते हैं। डोज एंड रूट देख लेते हैं। एड्रेनलिन ड्रग है, या जिसे और क्या बोलते हैं? एपिएरिन ड्रग है। इनका हम एनाफाइलेक्सिस में कितना ये डोज लेंगे? 0.3 to 0.5 mg/IM इसका हम डोज लेंगे। किसका? एड्रेनलिन का। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम एपिएरिन का 1 mg IV एवरी 3 to 5 मिनट, जैसे एडवांस कार्डियक ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में जब हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, तब उसका यूज करते हैं हम कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। डोपामिन 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन करते हैं डोपामिन का। रूट क्या है? ओरल रूट, IV, IM इनहेलेशन, और हम ट्रॉपिकल रूट से भी बोल सकते हैं कि जैसे आई ड्रॉप के रूप में भी इनका यूज किया जाता है, ट्रॉपिकल रूट से भी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या कर रही थी? ये वेसल्स को डायलेट कर रही थी, सॉरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और पहले से ही ब्लड प्रेशर हाई है, तो उस कंडीशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं इनका? ट्रेकी एरिथमिया की कंडीशन में भी यूज नहीं करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी नहीं यूज करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नैरो एंगल ग्लूकोमा में, फिनोक्रोमेटोसाइटोमा में भी हम इनका यूज नहीं करेंगे। फिनोक्रोमेटोसाइटोमा क्या होता है? रीनल में क्या होता है? रीनल में एक ट्यूमर बन जाता है जिसे फिनोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। रीनल की एड्रिनल मेडुला है, उसमें क्या हो जाता है? एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वहां परफ्यूजन बढ़ जाता है, वहां का और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम एड्रेनर्जिक ड्रग देंगे तो वो रीनल में और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से रीनल फेलियर होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए हम फिनोक्रोमेटोसिस, ये क्रोमोसाइटोमा की कंडीशन में इसे नहीं देते हैं। ये एक ट्यूमर है रीनल मेडुला का। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट क्या है? सीवीएस पे क्या ये इफेक्ट डालते हैं? ट्रैकीकार्डिया करते हैं, पाल्पिटेशन करते हैं, एरिथमिया करते हैं, हाइपरटेंशन करते हैं। सीएनएस पे क्या करेंगे? एंजाइटी, हेडेक, ट्रिमर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया की कंडीशन। रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी एडिमा, हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन, अगर हाई डोज दे देंगे एड्रेनलिन का तो पल्मोनरी एडिमा कर सकते हैं। अदर हाइपरग्लाइसीमिया, यूरिनरी रिटेंशन का ये साइड इफेक्ट डेवलप कर सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एड्रेनर्जिक ड्रग है, उसको एडमिनिस्टर करते टाइम नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस को, बीपी, हार्ट रेट, ईसीजी, उनको मॉनिटर करेंगे। असिस्ट करेंगे आईवी साइट फॉर एक्स्ट्रा वेसिटेशन। एक्स्ट्रा वेसिटेशन क्या होता है? अगर अपने वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स अगर पंचर हो गई है, वेन पंचर हो गई है, आईवी कैन्युला सही से नहीं लगा है, तो आसपास के टिश्यू में वो जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो वहां चली जाए, जिसकी वजह से हम वहां क्या डेवलप हो जाएगा? वहां स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और वहां इंफेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये काफी ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है। तो हमें आईवी साइट को चेक करना है, स्पेशली नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन की कंडीशन में। रिव्यू कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हमें एक बार देख लेना है कि कोई हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है ड्रग से रिलेटेड, ग्लूकोमा तो नहीं है, एरिथमिया की कंडीशन तो नहीं है, उसको चेक कर लेना है। सेफ्टी,
एजुकेट अबाउट करेक्ट इनहेलर, कि जैसे साल्बुटामोल हो गया, उनको किस तरह से इनहेल करना है, या फिर जैसे उनके बारे में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। ऑटो इंजेक्टर्स यूज, अवॉइड ओटीसी स्टिमुलेंट्स, अवॉइड करना है ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स आती है जिसके लिए किसी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, उन ड्रग को अवॉइड करने का बोलना है पेशेंट को। करते रहना है। कीप रिससिटेशन इक्विपमेंट रेडी इन इमरजेंसी केस, रिससिटेशन इक्विपमेंट को रेडी रखना है। टेपर डोज ग्रेजुअली टू प्रिवेंट रिबाउंड इफेक्ट, टेपर डोज क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग है उसको एकदम से हम बंद नहीं करते हैं, पेशेंट को जैसे डोज को सबसे पहले अगर हाई डोज दी गई है उसको डोज को धीरे धीरे कम करेंगे, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे कम करने की वजह से रिबाउंड इफेक्ट नहीं आएगा। रिबाउंड इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपने रिबाउंड कंजेशन सुना होगा, नेजल कंजेशन, जिसमें क्या होता है, कंजेशन में क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नाक बंद होने की कंडीशन होती है। अगर हम इनको, अगर जो नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रग आती है उनका हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं और एकदम से उसे हम छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से वो कंडीशन, नेजल कंजेशन की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है जैसे ड्रग को हम छोड़ते हैं। तो वैसे ही रिबाउंड इफेक्ट ना आए और कंडीशन, जैसे ड्रग को छोड़ा उससे उसके बाद ड्रग का एडवर्स इफेक्ट ज्यादा नहीं आए या वो कंडीशन ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए हमें धीरे धीरे उस ड्रग का डोज कम करना है और फिर स्टॉप करनी है उस ड्रग को। एजुकेट पेशेंट टू रिपोर्ट चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, सीवियर हेडेक, पेशेंट को एजुकेट करना है, चेस्ट पेन हो, अगर पाल्पिटेशन हो, सीवियर हेडेक की कंडीशन हो, तो पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जल्दी से इन सब साइन सिम्टम के बारे में जो भी फिजिशियन है, जो भी नर्स है, उनको बताना है। अब नेक्स्ट आती है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। डेफिनेशन क्या है, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर एजेंट दैट ब्लॉक और इनहिबिट द एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करती है? एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके एक्शन को ब्लॉक करेगी। एड्रेनर्जिक ड्रग्स थी उनके जस्ट अपोजिट ये काम करती है। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को ये ब्लॉक करेगी। अल्फा 1 बीटा, अल्फा बीटा और सेंट्रल एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, जैसे डोपामिनिक रिसेप्टर है, वहां पर इनके एक्शन को ब्लॉक करेगी। देयर बाय रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जिसकी वजह से क्या ये करेगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को कम करेगी, उसके एक्शन को। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। सो इन ड्रग्स को और क्या बोलते हैं? सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। वो सिंपैथोमायोमेट्रिक ड्रग्स थे जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स को, और क्या बोला था? सिंपैथोमायोमेट्रिक ड्रग्स। और इनको क्या बोला है? सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके इफेक्ट को ये कम करने वाले ड्रग्स है, उनके एक्शन को। तो सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स बोलते हैं इन्हें। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट कैटेगरी है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा रिसेप्टर, अल्फा ब्लॉकर्स है, वो कौन सी? अल्फा ब्लॉकर आएगी, बीटा ब्लॉकर आएगी, तो अलग अलग। सबसे पहले है अल्फा ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर एंड सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर होगी, वो क्या करेगी? वो अल्फा 1, अल्फा 2, उन किसी भी रिसेप्टर, अल्फा वाले जो भी अल्फा 1 हो या अल्फा 2 हो, उन दोनों को ही ब्लॉक करती है। लेकिन ये क्या करती है? सिलेक्टिव वाली ओनली अल्फा 1 रिसेप्टर है उनको ही ब्लॉक करेगी। जो नॉन सिलेक्टिव है उनका एग्जांपल क्या है? फेंटोलेमाइन एंड फिनोऑक्सीबेंजामाइन, ये इनके नॉन सिलेक्टिव के एग्जांपल है। पेराजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, ये सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है? जिसके पीछे लॉल आ रहा है वो हमेशा याद रखना बीटा ब्लॉकर्स होती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी हम देखेंगे। नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव बीटा 1 सेम उसी की तरह है। प्रोपेनोनोल, टिमोलोल, ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव है। एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, ये सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कौन सी है? क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ये सेंट्रली एक्टिंग है। एड्रेनर्जिक न्यूरो ब्लॉकर्स कौन सी है? रिसेपाइन है, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, ब्लॉक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और रिड्यूस रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। या तो ये क्या करेगी? एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है अल्फा 1, बीटा 1, डोपामिन रिसेप्टर, उनको ब्लॉक करेगी, या जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज को बंद करेगी।
अल्फा 1 ब्लॉकर्स कौन से हैं? तो अल्फा 1 रिसेप्टर है, उनको ब्लॉक करने की वजह से वेसोडाइलेटेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। वहां वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, प्रोस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कम होगा। बीटा 1 ब्लॉकर है, वो क्या करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी, कॉन्स्ट्रिक्टिविटी को भी कम करेगी, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। बीटा 2 ब्लॉकर रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और डिक्रीज होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेंट्रली अल्फा 2 स्टिमुलेट क्या करेगी, ये क्या करेगी, सिंपैथेटिक आउटपुट को कम करेगी, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और जो न्यूरॉन ब्लॉकर है, ये डिप्लीट करेगी नोरेपिनेफ्रिन स्टोर्स है उसको, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक टोन डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोज एंड रूट, जिसमें प्रोजोसिन है, इसका 1 to 5 mg ओरली 2 to 3 टाइम्स ए डेली। प्रोपेनोडोल जिसमें 40 to 80 mg ओरली ट्वाइस ए डे देंगे। एटेनोल का 25 to 100 mg ओरली वंस ए डे। इनमें से आप दो भी याद रख सकते हो। रूट ओरल आईवी इमरजेंसी में हम यूज करेंगे। ऑप्थेल्मिक में जैसे टिमोलोल हो गया, आई ड्रॉप के रूप में यूज करते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस में क्लोनेडिन का हम यूज करते हैं। इंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, एमआई की कंडीशन में, एरिथमिया की कंडीशन में, हार्ट फेलियर की कंडीशन में हम यूज करेंगे। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की कंडीशन में, माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज करते हैं। ग्लूकोमा की कंडीशन में, थायरोटॉक्सिकोसिस यानी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हम यूज करते हैं। एंजाइटी ट्रिमर्स में बीटा ब्लॉकर्स का यूज करेंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की कंडीशन में अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तब भी हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, हार्ट ब्लॉक में, हाइपोटेंशन में, शोक में, अस्थमा में, सीओपीडी। जो एड्रेनर्जिक का इंडिकेशन था वो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा, जो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था वो इसमें इंडिकेशन हो जाएगा। एक आप अच्छे से याद कर लोगे तो उसका जस्ट अपोजिट आप लगभग उसके बारे में लिख सकते हो। एक दो पॉइंट का ही डिफरेंस आता है और सेम उसका अपोजिट ही हो जाता है। इस मेलाइटिस की कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मास्क कर लेता है। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन का पता नहीं चल पाता है कि जिसकी वजह से ये मास्क कर लेता है। हाइपोग्लाइसीमिया के जो भी साइन सिम्टम आते हैं उसको मास्किंग की बचने के लिए हम डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में इसका यूज नहीं करते हैं। लिवर और किडनी इंपेयरमेंट में भी यूज नहीं करेंगे। डिप्रेशन में भी हम यूज नहीं करते हैं इनका। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सीवीएस पे क्या इफेक्ट आएगा, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, हाइपोटेंशन कर सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करेगा, हार्ट फ्लो करेगा। रेस्पिरेटरी पे ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, सीएनएस पे फटीग, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सेडेशन का काम करेगा, जीआई में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये मोस्टली हर ड्रग करती है। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगी, इंपोर्टेशन करेगा, यूरिनरी रिटेंशन करेगा, और मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है उसके, और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज कर सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉनिटर बीपी, हार्ट रेट, ईसीजी रेगुलर मॉनिटर करनी है, चेक करना है ब्लड ग्लूकोज, लंग्स फंक्शन को चेक करना है, असेस करोगे साइन ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन तो नहीं हो गया उसको चेक करोगे, डिप्रेशन, इंपोर्टेंस इसको चेक करोगे, रिस्पॉन्स जैसे इफ हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम है और ब्लड प्रेशर भी काफी लो है तो उस कंडीशन में आप उस ड्रग को बंद कर दोगे और फिजिशियन को बताओगे। टीच पेशेंट अबाउट, और पेशेंट को क्या क्या टीच करोगे, अवॉइड सडन स्टॉपिंग, सडन स्टॉप नहीं करना है। अचानक से ऐसा नहीं है कि ड्रग ये जो हम मेडिकेशन लेते लेते उसको सडन स्टॉप कर देंगे, डोज को धीरे धीरे कम करके फिर इसको स्टॉप करना है, ये एजुकेट करोगे। पेशेंट को बताओगे राइज स्लोली फ्रॉम द सीटिंग और लाइंग, क्या करना है पेशेंट को बताओगे अगर आप लेटे हुए या बैठे हो तो अचानक से खड़े नहीं होना है, आपको धीरे धीरे खड़े होना है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को बचने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करोगे, आप बेड से धीरे धीरे उठोगे, एकदम से खड़े नहीं होगे। अवॉइड एल्कोहल एंड ओटीसी कोल्ड मेडिकेशन, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर जो ड्रग मेडिकेशन है, एल्कोहल का यूज है, इनको हम अवॉइड करने का बोलेंगे। प्रॉपर आई ड्रॉप यूज, जैसे प्रॉपर टिमोलोल हो गया, इनका किस तरह से आपको यूज करना है ये भी पेशेंट को एजुकेट करेंगे।
तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें से 16 टोटल कार्डियोवेस्कुलर की ड्रग्स थी, उसमें से हमारी 4 ड्रग्स है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 3 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेंदी है लेकिन आपको धीरे धीरे लिखोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। पढ़ना भी ये जरूरी है, बोरिंग है लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप लिख सकते हो। वो स्टेप भी आप याद रख लोगे ना तो आधा काम हो जाएगा। उसमें ड्रग के बारे में तो आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी लिख सकते हो, स्टेप आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहो कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।